पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा संविधान क्या है, इसका क्या स्वरूप है और संविधान की आत्मा के बारे में पढ़ा, प्रेमबुल के बारे में पढ़ा। आज हम चर्चा करेंगे द साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात संविधान, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, अर्थात इसमें क्या क्या गुण है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इसमें हम जानते हैं कि अपने देश का जो संविधान है, इसमें द्विस्तरीय शासन प्रणाली है और बाद के कालखंड में एक स्थानीय स्तर पर की शासन प्रणाली हुई। तो पहला तो हम जानते हैं कि केंद्र जो संपूर्ण देश के स्तर पर की सरकार कार्य करती है और दूसरा प्रत्येक राज्य स्तर पर की सरकारें काम करती हैं और तीसरा वह है जो स्थानीय स्तर पर की सरकार कार्य करती है। तो जहां पर दो अथवा उससे अधिक स्तर पर सरकार कार्य करती है तो ये फेडरलिज्म कहलाती है। यानी भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि यहाँ पर दो स्तर पर की सरकार अथवा उससे अधिक स्तर पर की सरकार कार्य कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि यहां पर जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वह है पार्लियामेंट्री सिस्टम के रूप में, जानी जाती है। यानी कि विधान बनाने के लिए ये पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। इसमें दो सदन होते हैं, उच्च सदन, निम्न सदन, जो हम आगे की कक्षा में उस पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर देश को शासित करती है और नियम लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं। लेजिस्लेचर, तो इस तरह से हम देखते हैं जो केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद फुल्ली रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो लोकसभा के प्रति होता है। अर्थात यदि व्यक्ति विशेष की बात हो, याद रखेंगे हमारे बच्चे कि जब कोई मंत्री के व्यक्ति विशेष के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होगी तो हम प्रधानमंत्री के प्रति रिस्पॉन्सिबल के रूप में जानेंगे। किंतु प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की जब बात होती है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा। तो यहां पर सबसे बड़ी विशेषता है भारतीय संविधान की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कार्य करती है। फिर उसके बाद हमने पहले चर्चा भी की थी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी भारतीय संविधान की एक यह भी विशेषता है कि यहां पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कार्य करता है। अर्थात राज्य को केंद्र की सरकार और प्रत्येक राज्य की सरकार को निर्देशित रहता है कि विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करने के लिए जो देश की जनता के हित में, राज्य की जनता के हित में, देश के कल्याण के लिए होता है। इसके बाद एक और यह भी विशेषता है कि यहां पर इंडिपेंडेंस जुडिशियरी, यानी कि देयर विल बी नो एनी रिस्ट्रिक्शन अबाउट द मैटर ऑफ जुडिशियरी सिस्टम। This judiciary system is fully independent and free. Nobody is able to object about the matter of judicial. अर्थात ये स्वतंत्र इकाई है और साथ ही साथ
यदि केंद्र की सरकार या किसी राज्य की सरकार किसी भी प्रकार का निर्णय लेती है जो संविधान के विरुद्ध है, तो जुडिशियरी वहां पर ऑब्जेक्ट करती है, यानी गाइड करती है कि आपको इस प्रकार का कार्य करना चाहिए, करना है। और यही कारण है ये जुडिशियरी सिस्टम जो है वो सेफ गार्ड का कार्य करता है। उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स, ये तो बड़ा डिटेल्स है, इसको हम लोग अलग से फिर से देखेंगे, किंतु फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज यह भी भारतीय संविधान की विशेषता है। फॉर द पर्पस ऑफ द बेटरमेंट ऑफ द individual persons, it is the most essential for all the people in this country. So it is also the features of Indian Constitution. Next one is secularism, यानी धर्मनिरपेक्षता। ऐसा राज्य जहां पर किसी धर्म विशेष की प्रधानता नहीं होती, ऐसा राज्य जहां पर धर्म विशेष की प्रधानता नहीं होती है, ऐसी पद्धति वाले राज्य को हम सेक्युलरिज्म के नाम से जानते हैं। यानी कि भाषाई आधार पर, धर्म के आधार पर किसी विशेष प्रकार का प्रोविजन, देयर इज नो एनी प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन टू एनी रिलीजन, इट इज ऑल्सो द फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट comprehensive constitution. We know our constitution is the largest constitution in the world. यानी हमारे देश का जो संविधान है वह है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित रिटन लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसमें 12 अनुसूचियां हैं जो 25 भागों में बटा होता है। साथ ही साथ हमने पिछले दिन भी चर्चा की थी कि अब तक कुल 126 अमेंडमेंट हुआ है, जो जिसमें से 124 ऑलरेडी पास है, 2 अभी विचाराधीन है, और 465 यानी 465 आर्टिकल्स आर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें से ये ऑलरेडी पास है 448। आप लोगों की पुस्तक में आप देखते होंगे 395, तो फिर 94 अमेंडमेंट, तो वो पहले का है, लेकिन अभी जो है वर्तमान में ये स्वरूप है। इसीलिए हम कहते हैं कि द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार की विशेषता भारतीय संविधान की है। इसके बाद मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, जब 1976 ईस्वी में एक नियम पारित हुआ था, संशोधन हुआ था, जो 42 अमेंडमेंट के अंतर्गत आता है, उसमें 4 वर्णों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था: सोशलिस्ट, सेकुलर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का रूप और भी व्यापक होते चला जाता है। जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था उस कालखंड में देश काल परिस्थिति जिस प्रकार की थी, समस्याएं जिस प्रकार की थी, उसके अनुरूप व्यवस्था बनाई गई थी। किंतु बाद के कालखंड में जो व्यवस्था, जो आवश्यकता थी जन सामान्य लोगों की, देश के राष्ट्र की जो आवश्यकता थी, उसको ध्यान में रखते हुए क्रमशः अमेंडमेंट की आवश्यकता और किया गया, ताकि देश की जनता का अधिक से अधिक वेलफेयर हो, हित हो, कल्याण हो। आपके मन में जिज्ञासा जगती होगी कि भारतीय संविधान जब निर्मित हुआ, बन के तैयार हुआ, जो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में पूर्ण हुआ, कई बैठकें हुई, इस पर हम लोग आगे की कक्षा में भी बात करेंगे, तो फिर इसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता क्यों? आपके मन में जिज्ञासा रही होगी। तो भाई साहब, पहले जो देश काल परिस्थिति की आवश्यकताएं थी उसके अनुरूप संविधान
का निर्माण हुआ, किंतु बाद के कालखंड में परिस्थिति के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, जनहित के अनुसार, जन कल्याण के अनुसार, राष्ट्र कल्याण के अनुसार इसमें क्रमशः संशोधन होता चला गया। संशोधन यानी परिवर्तन, कुछ न कुछ और अधिक परिमार्जित नियमों को जोड़ा गया, जिसके तहत राष्ट्र का और देश की जनता का कल्याण हो। अब हम these are the main features of, there are also so many features are in our constitution, but these main features are, which are already we have discussed. And now next part, I have told you about fundamental rights, yani for the betterment of the people. It is the most essential. Our constitution provides some special rights which are necessary for the betterment of the people, and no one can object about these type of fundamental rights. If anybody will object you, if that is related to fundamental rights, you can go to file a case against that concerned person or the institution or the government also. That is why it is necessary for knowing all the students what are fundamental rights. I have told you that these are the fundamental rights: right to equality, right to freedom, right to freedom. Yet nowadays यानी इस समय में दो और महत्वपूर्ण मौलिक आवश्यकता में शामिल कर दिए गए हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन, ये पारदर्शिता के लिए ये बेहद आवश्यक है, और दूसरा है राइट टू एजुकेशन। इस प्रकार से ये दोनों को जोड़ दिया करके मैंने सभी फंडामेंटल राइट्स को लिखा है। ये आपको ज्ञात होगा कि राइट टू इक्वलिटी, ये शब्द से ही पता चलता है कि भारत के संविधान में ऐसा प्रावधान है राइट टू फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत। तो इसमें क्या है कि सभी को एक समान नजर से देखने का कार्य होता है, न जात के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न भाषा के आधार पर, न संस्कृति के आधार के, न ऊंच नीच के आधार पर, न अमीर गरीब के आधार पर, सबके साथ समानता का व्यवहार रखा जाता है। हमने जो अभी चर्चा की है कि 448 है, वैसे 465 पर चर्चा चल रही है। तो ये जो आर्टिकल्स हैं, धाराएं हैं, अनुच्छेद है, इसमें आर्टिकल 14 से 16 तक में राइट टू इक्वलिटी की चर्चा की गई है, विशद चर्चा हुई है। तो दूसरा है राइट टू फ्रीडम। इसमें भी कई ऐसा कहा जाता है कि स्वतंत्रता का अधिकार में कई अधिकारों का समावेश है। हम लोग आगे की कक्षा में मौका मिलेगा तो डिटेल्स में बताएंगे। तो इसमें ये आर्टिकल 19 से 22 के अंतर्गत इसमें विशद चर्चा हुई है कि किस प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, यानी कि एवरीवन हैज राइट to express to their opinion, organize institutions and make organizations, and there are so many types of right to speak, right to go anywhere in this country. So these are the freedom of religion, यानी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत यह व्यवस्था बनाई गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, चाहे वो अपने विचार को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने आने की स्वतंत्रता है। तो ये सारे जो अधिकार दिए गए हैं, इसको स्वतंत्रता का अधिकार के रूप में हम लोग जानते हैं। इसके बाद है राइट टू इंफॉर्मेशन। हमने पहले ही कहा था कि ये परिस्थिति के अनुसार से इसको अधिकार में शामिल करना आवश्यक हो गया। ये 2005 के आसपास की बात है, जो धारा यानी आर्टिकल 5 के अंतर्गत
इस प्रकार की चर्चा की गई है, इसको जोड़ा गया है। और इसी प्रकार से राइट टू एजुकेशन यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा नीति लागू की गई है। यह भी एक प्रकार का अधिकार है और इस कालखंड के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह शिक्षित हो और इतना कम से कम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। और ये संविधान की धारा यानी अनुच्छेद 21 के उपबंध ए में इस प्रकार का वर्णन किया गया है। इसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, खास करके वैसे राष्ट्र में जहां बाल श्रमिक है, जहां महिलाएं हैं, इन लोगों का शोषण होते रहा है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में अधिकार नहीं होने के कारण ऐसे लोगों का सामंतों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा, पूंजीपतियों के द्वारा शोषण किया जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को, खास करके बच्चे को और महिलाओं को जिसका शोषण होता था, जैसे ज्यादा समय तक काम करा देना, कम मजदूरी देना, कम उम्र में बच्चों को भारी से भारी कार्यों में लगाना, तो लगा करके और कम से कम मजदूरी दे करके उसका शोषण करने का कार्य किया जाता था। तो अब भारतीय संविधान की धारा 23 और धारा 24, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में इस प्रकार का विशद वर्णन हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति को लगता है कि उसका शोषण हो रहा है ऐसे अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, सामंतों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा, पूंजीपतियों के द्वारा, फैक्ट्री मालिकों के द्वारा, संगठन के द्वारा, सरकार के द्वारा, यह सरकार के द्वारा भी they can go to file a case against that concerned person, concerned organization or even government, against government also to file a case। तो इस प्रकार का अधिकार जो है वह राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस के रूप में जाना जाता है। इसके बाद जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यस, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स 20 to 21 there is a provision to almost all person in this country, everyone has right to adopt, to follow to any religion। कोई भी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, अपनाने का अधिकार, पूजा पद्धति का अधिकार हर किसी व्यक्ति को बिना, इसमें किसी प्रकार के दबाव के बिना ही हर किसी व्यक्ति को पूरी आजादी दी जाती है किसी भी धर्म को स्वीकार करने को, अपनाने को, पूजा पद्धति को स्वीकार करने को। इसके बाद है आर्टिकल 29 एंड 30, इसमें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, यानी संस्कृति, विभिन्न खास करके अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के संस्कृति को, भाषा को और शिक्षा का हनन न हो, उसके लिए 29 और 30 आर्टिकल के अंतर्गत इस प्रकार का प्रावधान किया गया है कि उसकी भी भाषा, संस्कृति, शिक्षा को अक्षुण्ण रखा जाए और इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाए। तो ये हो गया कल्चरल एजुकेशनल राइट्स। यह भी भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है, यानी फंडामेंटल राइट्स को कोई छीन नहीं सकता, सबको पूरा का पूरा अधिकार है इसका उपयोग करने के लिए। और यदि इस प्रकार के किसी भी अधिकार में किसी भी प्रकार के व्यक्ति के द्वारा हस्तक्षेप होता है तो वह कोर्ट जा सकता है, उसको सजा दिला सकता है। इस प्रकार का प्रावधान दिया गया है। इसके बाद भी है विभिन्न अधिकारों का उपयोग व्यवस्थित तरीके से हो रहा है कि नहीं, या फिर इसका कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, इसके लिए भी एक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिस अधिकार को कहा जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी कि सभी प्रकार के अधिकारों का पालन हो रहा है अथवा इसका दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए भी एक अधिकार प्रदान किया गया है, जिस अधिकार को हम संवैधानिक उपचार के अधिकार के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपुल ऑफ दिस कंट्री इट इज मोस्ट एसेंशियल टू प्रोवाइड टू ऑल दिस टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स। टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दीज थिंग्स, बट वी विल लाइक टू से समथिंग मोर। आप लोगों ने यह नहीं जानने का प्रयास किया कि हमने 14 से आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक की चर्चा की, किंतु एक आर्टिकल ऐसा है जो आर्टिकल 18 है जिसकी चर्चा इसमें नहीं हुई है। आपके मन में यह भी जिज्ञासा हुई कि आखिर आर्टिकल 18 क्या चीज है जिसकी चर्चा नहीं हुई है। तो यह भी है कि उस पहले के समय में राय, सरदार और इस प्रकार की जो उपाधियां दी जाती थी उसको इस आर्टिकल के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया है। इसीलिए इसको भी हमने संक्षिप्त में संकेत कर दिया। तो आज हम लोगों ने देखा कि व्हाट आर द मेन फीचर्स, सैलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स क्या है और यह क्यों जरूरत है। और अगले दिन या जब फिर आगे मौका मिलेगा या आगे की कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है अब इसके भी सूक्ष्म अध्ययन की आवश्यकता है, जो हम लोग आगे की कक्षा में चर्चा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है ये। बंदी प्रत्यक्षीकरण है यानी हैबियस कॉर्पस है, फिर है ढेर सारे ऐसे हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे अब पुलिस को 24 घंटे के अंदर में किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करने का अधिकार है बिना किसी भी प्रकार का कोर्ट के वारंट के द्वारा, किंतु उसके लिए भी कुछ सीमाएं हैं कि 24 घंटे के अंदर में नियरेस्ट न्यायालय में जाकर के उसको उपस्थित कराना है। स्वशरीर स्वकुशल यानी जिस अवस्था में उसे अरेस्ट किया गया उसी अवस्था में उसको कोर्ट में हाजिर करना होता है। यानी कि वो सब डिटेल्स में हम लोग आगे की कक्षा में करेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे बच्चे जरूर एक बात को ध्यान में रखें। मैंने पहले भी दिन कहा था कि फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे देश का जो संविधान है वो बहुत बड़ा लिखित संविधान है। उसको कम समय में जानना बहुत कठिन होता है, उतना ना समय मिल पाता है, ना लोग पढ़ पाते हैं जन सामान्य। इसीलिए भारत के संविधान को जानने के लिए यदि हम उसकी केवल आत्मा को जान लें, उसकी केवल प्रेम्बुल को जान लें, तो सब कुछ है दिमाग में आ जाता है कि इसका क्या थीम है, व्हाट आर द थीम ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे उसको प्रेम्बुल को कंठाग्र कर लें। ये होमवर्क के रूप में रहेगा। प्रत्येक भैया इसको कंठाग्र कर ले। ये जीवन में हमेशा काम आने वाला यह महत्वपूर्ण तथ्य है जिसके माध्यम से हम अपने देश के संविधान को जान सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। आज इतना ही। धन्यवाद।